अस्सलाम वालेकुम। हम ना विद STA301 स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी आपके बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो लेक्चर्स हैं वो स्टार्ट हो चुके हैं। आज का लेसन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आप लोगों को आज की स्टैंडर्डाइजेशन नॉर्मल स्टैंडर्डाइजेशन समझ आती है, मतलब इस लेसन को मैं 2 पार्ट्स में करूँगी डिवाइड, क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो अलहदा एक लेक्चर में कवर होंगी। नॉर्मल स्टैंडर्डाइजेशन जो होती है, मुझे उम्मीद है और मैं ये मुझे ये 100% कह लें यकीन है कि आप लोगों में से काफ़ी ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने स्टैट्स को पीछे टच भी नहीं किया होगा। कुछ ऐसे भी होंगे जिन्होंने पीछे स्टैट्स पढ़ी होगी, लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है किसी ने स्टैट्स नहीं पढ़ी होगी। तो मेरी यही कोशिश है कि मैं आप लोगों को इतनी स्टैट्स कवर करवा दूँ कि आपका पेपर बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाए। तो नॉर्मल स्टैंडर्डाइजेशन अगर आप लोगों को समझ आती है तो उसके बाद आप लोगों के जो नेक्स्ट लेक्चर्स हैं वो बहुत थोड़े से इजी हो जाएंगे, क्योंकि जो मेन चीज़ है वो इसी लेसन में, लेसन नंबर 30 में। इस लेसन को स्टार्ट करने से पहले कुछ चीज़ जो है आप लोगों को लेसन नंबर 29 की रह गई थी वो करवाती हूँ। यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, हाँ जी, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन में कुछ चीज़ें हैं जो आप लोगों ने याद रखनी है। वो ये हैं, ये देख लें कि यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन का सेकंड नेम है रेक्टेंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन। रेक्टेंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन है इसका सेकंड नेम है। अब नेक्स्ट जो आप लोगों ने याद करना है वो फार्मूला है, इसका देख लेंगे एफ ऑफ आपका x इक्वल्स टू 1/b माइनस a, और a और b की वैल्यूज़ आपको पता है कि वो x की लिमिटेशंस बताती हैं कि आपकी a और b की वैल्यूज़ क्या क्या हैं। यहाँ से और चीज़ आपने कोई भी नहीं याद रखनी। यहाँ अब सिंपल जो चीज़ याद रखनी थी वो ये थी कि प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन जो है आप लोगों का, जैसे हम लोगों ने पीछे लेसन्स में पढ़ा था कि डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन कैपिटल एफ ऑफ एक्स है और स्मॉल एफ ऑफ एक्स जो है वो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन या सिंपल डेंसिटी फंक्शन भी हम लोग कहते हैं। तो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन में हम लोग कुछ ऐसी ही चीज़ें कर रहे हैं जो पीछे लेक्चर में किए थे। उन्होंने एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है 1/b माइनस a, ठीक है। तो इसका हम लोग ज़ाहिरी बात है अगर स्मॉल एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है तो उसको हम लोग इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो इंटीग्रेट देख लें उन्होंने किया, एफ ऑफ एक्स लिखा 1 डिवाइडेड बाय b माइनस a, और x की वैल्यूज़ या लिमिट्स आपकी क्या हैं, a से लग के b तक, ठीक है, a से b तक चली गई हैं। नेक्स्ट आपका 1/b माइनस a जो है वो आपका कांस्टेंट टर्म है, और वो कांस्टेंट टर्म कहाँ जाता है, वो इंटीग्रेशन से बाहर चला जाता है। ये देख लें इंटीग्रेशन से बाहर चला गया, और जब यहाँ पे कुछ भी नहीं बचा तो उसकी इंटीग्रेशन क्या होती है x। देखो सिंपल जैसे कहते थे x लिखा हो तो उसकी पावर 1 होती है, 1 + 1 किया x² 2 हो जाता था। तो अब यहाँ पे तीसरी चीज़ जो आप लोगों ने याद रखनी है वो ये है कि जब कोई भी मतलब इंटीग्रेशन के आगे सिर्फ 1 लिखा हो तो उसकी इंटीग्रेशन जो है x होगी, और x उन्होंने इंटीग्रेशन कर दिया। और अब जो है लिमिट्स आपकी ब्रैकेट में मैंने लगाती थी तो इन्होंने भी ब्रैकेट्स में लगा के a/b कर दिया, मतलब a लोअर लिमिट और अपर लिमिट b। अब 1/b माइनस a आपका साइड पर ही है। जब x की वैल्यू दी होती है, या आपका वेरिएबल यूज़ हो रहा था इंटीग्रेशन के बाद, तो अपर माइनस लोअर लिमिट करते हैं। तो ये वाली वैल्यू 1 के साथ मल्टीप्लाई हो रही है, तो अपर आपकी b है, माइनस a आपकी लोअर लिमिट है। तो b माइनस a आपकी लिमिट लगाने के बाद आया, और ये b माइनस a आपका नीचे डिनोमिनेटर में मौजूद है, और दोनों कैंसिल होके 1 आ गया। यहाँ पे भी आपको पता चल गया कि आपका टोटल एरिया अंडर द कर्व इक्वल्स टू 1 है, ठीक है। ये हम लोगों ने शो भी करवा दिया। अगर आप इसको दूसरे तरीके से करते हैं कि आपने फाइंड करना हो, जैसे हम लोगों का फार्मूला था एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो है वो लेंथ इंटू ब्रेथ या बेस इंटू हाइट जो भी आप कह लो, तो लेंथ जो है या बेस जो है वो b माइनस a हुई, और हाइट जो है 1/b माइनस a है। यहाँ से ये देख लें, ठीक है, लेंथ और हाइट इन दोनों को कैंसिल आउट करेंगे तो यहाँ से भी 1 आ जाएगा। जो चीज़ आपने सिंपली याद रखनी है वो ये याद करनी है, द डिस्ट्रीब्यूशन डिराइव्स इट्स नेम फ्रॉम द फैक्ट दैट इट्स डेंसिटी इज़ कांस्टेंट और यूनिफॉर्म ओवर इंटरवल a एंड b। आपने ये चीज़ याद रखनी है कि जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो हम लोगों ने डिराइव की है कि डेंसिटी फंक्शन का वो कांस्टेंट या यूनिफॉर्म होता है इंटरवल a से b तक का। द पैरामीटर्स ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन इज़ a एंड b। आप देख लें बहुत से पैरामीटर्स हैं, कंबाइन हो गए हैं। मैं दोबारा से रिपीट कर
लेती हूँ। सबसे पहले कौन सा था आप लोगों का, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, उसमें आपका n और p था पैरामीटर। फिर आप लोगों का हाइपर ज्योमेट्रिक आया, उसमें स्मॉल n, कैपिटल N और k था। फिर आप लोगों का नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन आया था शायद, उसके पैरामीटर्स क्या थे, म्यू, इसको देखना मुझे भूल गया है। और साथ में आपका ये वाला जो है यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, इसका ए और बी पैरामीटर है। अब ए और बी पैरामीटर्स तो बता दिए हैं, साथ ही साथ आपको यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन में म्यू और सिग्मा फाइंड करने के लिए भी फार्मूला दे दिया है, सिग्मा स्क्वायर मतलब वेरिएंस। म्यू कैसे फाइंड करोगे, आपको ए और बी की वैल्यूज़ दे दी जाएंगी, वो कहेंगे इफ़ ए इक्वल्स टू 2 एंड बी इक्वल्स टू 3 देन फाइंड म्यू एंड सिग्मा स्क्वायर या वेरिएंस या स्टैंडर्ड डेविएशन जो भी कहें। तो म्यू आपने कैसे करना है, उन दोनों वैल्यूज़ को प्लस करके डिवाइडेड बाय 2 कर देना है, और वेरिएंस निकालने के लिए, सिग्मा स्क्वायर निकालने के लिए बी को ए में माइनस करेंगे, उनका स्क्वायर लेंगे, डिवाइडेड बाय 12 करेंगे। और अगर स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है तो क्या करेंगे, सिग्मा इधर रह जाएगा, इसके ऊपर स्क्वायर रूट लेंगे, सिग्मा स्क्वायर के ऊपर स्क्वायर रूट लेंगे तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट से कैंसिल होकर सिग्मा बच जाएगा विच इज़ इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन, और यहाँ पे स्क्वायर रूट ले लेंगे, मतलब जो आंसर आएगा उसका स्क्वायर रूट ले लेना है। नेक्स्ट जो बात आप लोगों ने याद रखनी थी इनमें यह है कि यूनिफॉर्म रैंडम वेरिएबल इज़ वन दैट इज़ जस्ट एज लाइक टू एज्यूम अ वैल्यू इन वन इंटरवल एज इट इज़ एज्यूम्ड अ वैल्यू इन अनदर इंटरवल ऑफ इक्वल साइज़। अब यूनिफॉर्म है ना, यूनिफॉर्म मीन्स आप चेंज नहीं करोगे, आपका जो इंटरवल लिया गया आप एज इट इज़ उस इंटरवल को दूसरे वैल्यू के साथ भी लोगे। फॉर कॉन्टीन्यूस रैंडम वेरिएबल देयर इज़ इनफाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज़ इन द सैम्पल स्पेस बट इन some cases the value may appear be equally likely। ये चीज़ें थी कुछ आप लोगों ने याद रखनी है, ये क्विज़ के तौर पे ही है, इसमें कोई ऐसा चीज़ नहीं थी जो आप लोगों को कह लो कि आपके क्वेश्चंस में आएगी। लेक्चर नंबर 30 जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेक्चर है, मैं पहले भी कह चुकी हूँ अब भी कह रही हूँ। इनमें अभी इस लेक्चर में फ़िलहाल वो चीज़ें बताऊँगी जो आप लोगों ने अपने क्विज़ के लिहाज से याद रखनी है। हाँ जी, ये देखिए मैंने आप लोगों को क्विज़ और शॉर्ट क्वेश्चन मेंशन कर दिए कि आपका क्वेश्चन आएगा क्या आएगा, ये वो सब कुछ बता दिया। पहले बात तो आप लोगों ने ये याद रखनी है कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जो है आप लोगों का 1733 में डिस्कवर हुआ था। अगर आ जाता है आप लोगों का नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की शेप जो है वो बेल शेप होगी, ये बेल शेप है पूरी की पूरी। मैंने आप लोगों को एक दिन पिछले लेक्चर में भी दिखाई थी कि आप लोग अगर बेल को देखते हो पूरी शेप नहीं देखनी, सिर्फ फ्रंट से देखना है तो उसके साइज़ कुछ ऐसा होगा। और आपकी जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की शेप है वो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक अप्रोच होती है उसकी, ठीक है। ये तो है आप लोगों का एक सिंपल सा इंट्रोडक्शन कि आप लोगों का नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की शेप कैसी है, उसकी वैल्यूज़ कहाँ से कहाँ तक लाई करती हैं। अब असल बात जो शुरू हो रही है वो यहाँ से हो रही है। अ कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल इज़ सेड टू बी नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड विद मीन, म्यू एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। अब याद आ गया मुझे कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का जो पैरामीटर है ना वो म्यू और सिग्मा है, ठीक है। और म्यू जो है वो अगली वाली के थे, चौथा नंबर मुझे भूल गया नाम क्या था आप लोगों का, उसका जो है म्यू था जिसमें म्यू और आप लोगों का वेरिएंस जो है इक्वल हो जाता है, या तो शायद इसी में था। अच्छा चलें इसकी बात करते हैं। वो कहते हैं कि कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल तब हम लोग नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड कह सकते हैं जब उनका मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो डेंसिटी फंक्शन के साथ गिवन हो। डेंसिटी फंक्शन क्या है, एफ ऑफ एक्स, आप लोगों का स्मॉल एफ ऑफ एक्स, और उसका फार्मूला मतलब आप लोगों को अगर शॉर्ट क्वेश्चन में वो देते हैं तो वो ये दे देंगे कि आपको म्यू की वैल्यू दे दें, आपको सिग्मा की वैल्यूज़ दे दें, ई की आपको पता है, पाई की आप लोगों को पता है, सिग्मा की वैल्यू दे दें। तो ये सारी वैल्यूज़ आप लोगों को गिवन होंगी, सिर्फ आप लोगों को वो कहेंगे कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटर का फार्मूला जो है वो पुट करके आप वैल्यू निकाल दें। तो उसका फार्मूला आप लोगों ने याद करना है 1 डिवाइडेड बाय सिग्मा √2 पाई, ठीक है। अब सिग्मा की वैल्यू जो है आपको गिवन होगी, अगर नहीं तो वो ना ऐसे भी दे सकते हैं आप लोगों को, नीचे था वो शो हुआ मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। हाँ ये देखें
n इक्वल्स टू म्यू सिग्मा, ठीक है, मतलब ब्रैकेट में जो आप लोगों को दी होगी वो म्यू और सिग्मा, पहली वैल्यू म्यू की होगी और सेकंड वैल्यू जो है वो सिग्मा की होगी। नेक्स्ट उन्होंने लिखा हुआ देखें n इक्वल्स टू नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन मींस 0 एंड 1, 0 जो है इनका म्यू है और सिग्मा जो है वो 1 है। ये स्टैंडर्ड एक वैल्यू है जो आपने नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में दी जाती है। अब अगर मैं आप लोगों को लिख के दूँगी n ब्रैकेट 3 2, तो आपको कहा जाएगा व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ म्यू, तो आप लोग ये नहीं परेशान होने लग जाना कि हमें इतनी सी चीज़ दे दी है, हमारा म्यू की वैल्यू कहाँ से आएगी। जो पहली वैल्यू होती है वो म्यू की होती है, जो दूसरी वैल्यू होती है वो आपकी सिग्मा की होती है, ठीक है। ये क्विज़ में आते होते हैं लाजमी। चलें ऊपर दोबारा चलते हैं आपके अपने क्वेश्चन या लेक्चर्स की तरफ। वो सिर्फ इतना भी दे सकते हैं कि n इक्वल n ब्रैकेट 3 2, ठीक है, कॉमा के साथ और ब्रैकेट क्लोज कर दें और आप लोगों को कहें जी आप नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन लगा दें, फंक्शन लगा दें, तो आपको पता चल गया कि म्यू भी गिवन होगा और सिग्मा भी गिवन है। अब बात करते हैं आप लोगों की ई की वैल्यू की। ई की वैल्यू आप कैलकुलेटर से निकाल सकते हैं, वैसे पिछले लेक्चर में हम लोगों ने याद भी किया था, वो है 2.71828 और पाई की वैल्यू जो है वो 3.1416 या 22/7 भी हो सकता है, ठीक है। दोनों को करके इधर से ये चीज़ सारी फिलअप हो जाएगी। ई की वैल्यू यहाँ से आ गई, उसकी पावर है 1/2x माइनस म्यू ओवर सिग्मा होल स्क्वायर। ये फार्मूला याद रखना है। और आपको मैंने बताया था कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जो है उसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई करती है, -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी तक, तो वहाँ पे उन्होंने वही कंडीशन अपर लिमिट और लोअर लिमिट के साथ x की वैल्यू दे दी है, ठीक है। ये क्विज़ भी आ सकता है कि आपको सिर्फ फार्मूला पूछ लें या फार्मूला लिखा हो आपको कह दें कि आपकी लिमिटेशंस जो हैं, लिमिट कहाँ से कहाँ तक अप्रोच करती है, या सिंपल आपको कभी कभी ये भी पूछ लेते हैं कि व्हाट इज़ द अपर एंड लोअर लिमिट ऑफ द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, तो वो है -इन्फिनिटी टू +इन्फिनिटी। नेक्स्ट जो आप लोगों ने बात याद रखनी है वो ये कि आप लोगों का नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का वही चीज़ है कि पैरामीटर्स दो हैं, म्यू और सिग्मा। अब ये भी है कि आप लोगों के पैरामीटर्स क्या बताते हैं, म्यू और सिग्मा क्या बताते हैं, वो ये बताते हैं कि 2 वैल्यूज़ दैट डिटरमाइन द शेप ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। आपकी वो जो 2 वैल्यूज़ हैं ना, सिग्मा और म्यू, वो आपकी डिस्ट्रीब्यूशन की शेप बताते हैं। पीछे हम लोग हाइपरजोमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन की पैरामीटर्स पढ़े हैं, नॉर्मल बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन है, सारे हैं उनके पैरामीटर्स से। तो वो पैरामीटर्स क्या कंडक्ट करते हैं या क्या बताते हैं, शेप्स बताते हैं आपको डिस्ट्रीब्यूशन की, जो भी आपका रिलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन होता है। यह आप लोगों का क्विज़ था। नेक्स्ट आप लोगों का लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन मैंने दोनों लिख दिया है, क्योंकि आप लोगों को 2 मार्क्स का क्वेश्चन भी आ सकता है कि आपको इसी 2 नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की प्रॉपर्टीज़ लिख दें। 3 मार्क्स का भी क्वेश्चन आ सकता है कि कोई सी 3 नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की प्रॉपर्टीज़ लिख दें, ठीक है। तो आपने 5 नंबर का भी आ सकता है कि कोई से 5 प्रॉपर्टीज़ लिख दें नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की। तो आप लोग ख़ुद देख लें कि इसकी डिस्ट्रीब्यूशन की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो 9 प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है। तो ये बहुत अच्छे से रट लेना आप लोगों ने। आपको क्विज़ भी आ सकता है, ठीक है, किसी एक प्रॉपर्टी से क्विज़ आ सकता है, या आप लोगों को जैसे मैंने पहले कहा है कि क्वेश्चन भी आ सकते हैं। अब पहली प्रॉपर्टी जो है वो ये कह रहे हैं कि आप लोगों की, मैंने क्या कहा था, बेल शेप होती है, तो वो कह रहे हैं कि आपकी बेल शेप्स जो हैं वो हम लोगों ने 3 ड्रा कर दी हैं, ठीक है। 3 ड्रा करने के बाद उनका म्यू जो है वो, म्यू कहाँ पे होता है, पीक पे जो होता है ना, मतलब जो एंड पॉइंट से जहाँ पे आपका दोबारा से वो नेगेटिवली स्लोप होना शुरू हो जाता है, नीचे की तरफ आने लग जाती है शेप, वहाँ से जो कॉरस्पॉन्ड लाइन लगाते हैं वहाँ पे आपका म्यू होता है। तो इस पहली वाली डायग्राम का म्यू 1 ये आ गया, दूसरी वाली डायग्राम का म्यू 2 ये आ गया, तीसरी वाली डायग्राम का म्यू 3 जो है ये आ गया। अब वो कह रहे हैं कि आपके म्यू चेंज होंगे, तो आपकी जो यहाँ से देखें, अ चेंज इन द मीन शिफ्ट्स द डिस्ट्रीब्यूशन टू द लेफ्ट और टू द राइट अलोंग x एक्सिस। आपकी ये सारी की सारी शेप्स जो हैं ये x एक्सिस पर ही बनेंगी। लेकिन अगर आप इसको मेन इसको लेते हो, मैं कहती हूँ कि अगर मेन ये है, अगर आप इसकी डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ से चेंज कर देते हो तो ये नेगेटिवली मतलब नेगेटिव साइड पे शिफ्ट हो जाएगी, लेफ़्ट साइड पे। और अगर इसी शेप को उठा के मैं थोड़ा सा आगे करती हूँ तो आपका म्यू जो है वो राइट साइड पे शिफ्ट हो जाएगा। लेकिन मकसद क्या है कि आपके जो है सिग्मा कांस्टेंट हो लेकिन म्यू चेंजेस होते रहें, तो क्या हो जाता है,
कि आपकी डायग्राम जो है कुछ इस तरह हो जाती है। अब इनको लिखने का तरीका देख लें। इट कैन बी मैथमेटिकली प्रूव्ड दैट फॉर द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन म्यू एन, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है ना, एन इक्वल्स टू म्यू सिग्मा स्क्वायर। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का यही है ना, म्यू रिप्रेजेंट्स द मीन एंड सिग्मा रिप्रेजेंट्स द स्टैंडर्ड डेविएशन। अब यहाँ पे सिग्मा स्क्वायर नहीं आना था, सिर्फ सिग्मा आना था, क्योंकि म्यू और सिग्मा जो हैं इनके पैरामीटर्स हैं। तो आपकी प्रॉपर्टी जो है वो ये हुई है कि आ चेंज इन द मीन शिफ्ट्स डिस्ट्रीब्यूशन टू द लेफ्ट और टू द राइट अलोंग द एक्स एक्सिस। पहली जो आप कह लें प्रॉपर्टी वो ये है, ठीक है। ये आपका क्विज़ भी आ सकता है, या आपको एज इट इज़ प्रॉपर्टी भी लिखनी है, ठीक है। और उसकी डायग्राम कुछ इस तरह बनेगी। द डिफरेंट वैल्यूज़ ऑफ द स्टैंडर्ड डेविएशन विच इज़ मेजर ऑफ डिस्पर्जन। ये आपका क्विज़ है, वो आपसे पूछ सकते हैं कि स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है, व्हाट इज़ स्टैंडर्ड डेविएशन। आपका स्टैंडर्ड डेविएशन एक्चुअल में क्या है, तो ये मेजर ऑफ डिस्पर्जन है। पहले मैं पता नहीं क्या बोल गई हूँ, डिस्पर्जन ही बोला, ये जो भी है। डिटरमाइन द फ्लैटनेस आर पीकनेस ऑफ द नॉर्मल कर्व। इन अदर वर्ड्स, अ चेंज इन द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑन सिग्मा फ्लैटन्स इट और कंप्रेस इट while leaving its center in the same position। अब देखो आप लोगों को वो सिर्फ इतना बता रहे हैं कि आपके म्यू चेंज होंगे अगर सिग्मा कांस्टेंट है। मतलब ये सिंपल अगर वर्ड्स में कहूँ तो दोनों का कनेक्शन है। अगर हम लोग म्यू चेंज कर रहे हैं तो सिग्मा कांस्टेंट होगा, अगर सिग्मा कांस्टेंट है तो म्यू चेंज होंगे। तो इन्होंने यहाँ पे ये देख लें, म्यू को कांस्टेंट रख लिया, इसका भी म्यू यहाँ पे है, फर्स्ट वाली का, सेकंड वाली का म्यू भी यहाँ पे है, और थर्ड वाली का भी म्यू सेंटर में ही है, ठीक है। म्यू कांस्टेंट है, लेकिन आपके स्टैंडर्ड डेविएशन की जो लाइंस हैं वो चेंज हो गई हैं, ये देख लें, ठीक है। ये थे आपका फर्स्ट क्या कह लें प्रॉपर्टी। सेकंड प्रॉपर्टी है द नॉर्मल कर्व इज़ एसिम्प्टोटिक टू द एक्स एक्सिस एज एक्स अप्रोचेस टू माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। मतलब आपकी वैल्यूज़ जो है एसिम्प्टोट होंगी। यहाँ से आप वो प्लेटिकर्टिक, लेप्टोकर्टिक और वो चीज़ें याद हैं, वो यहाँ पर आप लोगों की मेंशन होंगी, लेकिन वो नेक्स्ट आके बताऊँगी। सिर्फ यहाँ पर आप लोगों ने सेकेंड प्रॉपर्टी याद रखनी है कि एसिम्प्टोटिक है आपकी जो डायग्राम है या बेल शेप है वो आपके एक्स एक्सिस के अलोंग ही रहेगी। ये नहीं होगी कि हम लोग डायग्राम यहाँ पे बना दें और एक्स एक्सिस यहाँ पे लाई कर दें। एसिम्प्टोट होगी, जैसे जैसे आप लोगों का एक्स जो है इंक्रीज़ डिक्रीज़ होता जाएगा, आपकी वैल्यूज़ जो हैं वो भी चेंज होती रहेंगी। प्रॉपर्टी नंबर 3 है बिकॉज ऑफ द सिमेट्री ऑफ द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। सिमेट्रिक है ना, मतलब आप लोग अगर इसको किधर है, यहाँ पे, इसको अगर मैं मिड से करती हूँ, यहाँ से मिड से लाइन लगाती हूँ, तो एक हिस्सा सेम एज इट इज़ दूसरा है, तो सिमेट्रिक है, इसमें कोई भी चेंजिंग नहीं है। तो इस लिहाज से वो क्या कह रहे हैं कि आपका 50% जो है यहाँ पर लाई करेगा, ठीक है, और 50% जो है वो दूसरी साइड पे लाई करेगा। अब 50% को अगर पॉइंट्स में चेंज करें तो वो क्या हो जाएगा, 50 डिवाइडेड बाय 100, तो 0.5% यहाँ 0.5 यहाँ पर है और 0.5 यहाँ पर है, ठीक है। अब जो बात वो कह रहे हैं वो यही कह रहे हैं कि 50% ऑफ द एरिया इज़ टू द राइट ऑफ द वर्टिकल लाइन, ठीक है, और 50% एरिया जो है वो लेफ़्ट ऑफ द लाइन है। Since the area under the curve normal curve from minus infinity to plus infinity is unity, ये भी आपने याद रखना है कि आपकी जो टोटल एरिया बनेगा ना वो 1 के इक्वल होगा। अब ये किस लिहाज से है, वो नॉर्मल जो स्टार्ट यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन की है उससे भी पता चल रहा है कि आपका जो भी एरिया एक्स एक्सिस का लाई कर रहा है, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 या नंबर लाइन माइनस इन्फिनिटी नेगेटिव इन्फिनिटी, तो उसकी जो टोटल एरिया है, टोटल एरिया अंडर द कर्व वो 1 के इक्वल है। ये आगे जाके पता चलेगा कि हम लोग 1 क्यों लिखते हैं। ये 1 इसलिए हुआ है, यहाँ पे बता देते हैं। देखो 0.5 प्लस 0.5 टोटल एरिया कितना हो जाएगा। ये दोनों मिक्स नहीं करने, माइनस इन्फिनिटी और प्लस इन्फिनिटी आपकी एक्स की वैल्यूज़ है, लेकिन जो टोटल एरिया है वो 0.5 यहाँ पे 0.5 यहाँ पे, दोनों को प्लस करके बताएं क्या आएगा, 1 आएगा ना। तो वो 1 इसीलिए उन्होंने मेंशन किया यहाँ पे।
Therefore the area to the left of mu is 0.5 and the area to the right of mu is also 0.5. हमें पता है ना कि दरमियान में हमारा mu होता है, तो जब दरमियान में म्यू हो तो लेफ़्ट साइड पे भी हमारा 0.5 एरिया आएगा और राइट साइड पे भी 0.5 एरिया आएगा। ये आसान थी आपकी प्रॉपर्टी, ऊपर वाली भी आसान है सेकंड वाली। अब फोर्थ देखते हैं, द डेंसिटी फंक्शन अटेन्स इट्स मैक्सिमम वैल्यू एट एक्स इक्वल्स टू म्यू एंड फॉल्स ऑफ सिमेट्रिकली ऑन ईच साइड ऑफ म्यू। ये जो है बहुत अच्छी आपकी प्रॉपर्टी है। इसमें वो कह रहे हैं कि अगर तो आप लोगों का ये सिमेट्रिक कर्व है, ठीक है, तो सिमेट्रिक कर्व होने का मतलब क्या है कि आपका मीन भी इसी पॉइंट पे लाई कर रहा है, मीडियन भी इसी पॉइंट पे लाई करेगा और मोड भी इसी पॉइंट पे लाई करेगा। अब जब मीन मीडियन मोड आ गया तो आप लोग रिवाइज़ कर लेना कि मोड कैसे निकालते हैं, मीडियन कैसे निकालते हैं, मीन कैसे निकालते हैं, क्योंकि क्विज़ में आ सकती हैं चीज़ें, ठीक है। ये फोर्थ आप लोगों का था प्रॉपर्टी। फिफ्थ प्रॉपर्टी में कह रहे हैं, सिंस द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज़ एब्सोल्युटली सिमेट्रिकल हैंस μ3 द थर्ड मोमेंट अबाउट मीन। μ3 क्या है, आप लोगों को ये भी पूछ सकते हैं कि μ3 क्या है, तो उसको आंसर देना है द थर्ड मोमेंट अबाउट मीन। μ2 क्या है, द सेकंड मोमेंट अबाउट मीन। μ4 फोर्थ मोमेंट अबाउट मीन। तो अब यहाँ पे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की बात हो रही है, तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में अगर आपका जो कर्व है वो सिमेट्रिकल है तो उस लिहाज से आपकी थर्ड मोमेंट अबाउट मीन जो है वो ज़ीरो होगी। सिक्स प्रॉपर्टी जो है उसमें वो कह रहे हैं कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, उसमें आपने ये चीज़ याद रखनी है कि μ4 मतलब फोर्थ मोमेंट अबाउट मीन जो है वो 3 सिग्मा पावर 4 के इक्वल है। ये क्विज़ेस हैं सारे, इनको कोई एक्सप्लेनेशन नहीं देनी, कोई किसी ने कुछ नहीं करना। आप लोगों को जितने मर्ज़ी लेक्चर ले लीजिए, अगर सब ने जो है सिर्फ आप लोगों को यही बताना है कि ये आपने रट्टा लगाना है, ये चीज़ें एज इट इज़ आपने याद करनी है। सेवन्थ प्रॉपर्टी है, द मोमेंट रेशियो ऑफ द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कम्स आउट टू बी 0 and 3 रिस्पेक्टिवली। अब आपको ये भी बताना है कि मोमेंट रेशो जो है B1 और B2 मतलब बीटा 1 और बीटा 2 कैसे निकालते होते थे, तो उसका फार्मूला याद होगा आप लोगों को। मैंने पहले भी कहा था ये आप लोगों को μ3 की वैल्यू और μ2 की वैल्यू दे दें और आप लोगों को कहेंगे मोमेंट रेशो फाइंड करें या B1 फाइंड करें, B2 फाइंड करें, तो उस लिहाज से आप लोगों को वैल्यूज़ दे दी जाएंगी। अब हम लोग तो बात कर रहे थे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में हम लोगों ने अब भी प्रॉपर्टी पढ़ी है कि μ3 जो है वो ज़ीरो होता है, तो μ3 का स्क्वायर मतलब ज़ीरो का स्क्वायर। अब ज़ीरो कहाँ से आया, फिफ्थ वाली प्रॉपर्टी से, ओवर μ2 की पावर 3। अब μ2 जो है वो सिग्मा स्क्वायर, ठीक है, उसकी पावर 3। तो अगर सिग्मा स्क्वायर नहीं भी लगाना है, या सिग्मा स्क्वायर जो है आपके उसमें प्रॉपर्टी में से आया कि म्यू और सिग्मा जो है आपके पैरामीटर्स हैं, अगर सिग्मा स्क्वायर नहीं भी लगाना तो इसको एज इट इज़ रख लो। कोई भी चीज़ ज़ीरो से डिवाइड होती है तो वो ज़ीरो ही आंसर आता है। B2 फाइंड करने के लिए म्यू की पावर 4 और डिवाइडेड बाय μ2 की पावर 2 होती है। अब μ4 की वैल्यू आपने प्रॉपर्टी 6 में पढ़ा था 3 सिग्मा की पावर 4, तो μ4 जो है सिग्मा स्क्वायर, μ2 सिग्मा स्क्वायर के बराबर होती है और उसकी पावर 2, तो पावर दोनों जो हैं 2 + 2 4 हो जाएंगी और 4 सिग्मा, ये वाला सिग्मा 4 से कैंसिल होकर ओनली 3 बच गया। तो उन्होंने आपको प्रूफ भी दे दिया है कि आपका मोमेंट रेशो 0 और 3 कैसे आता है। नेक्स्ट जो चीज़ आपने याद रखनी है वो मैंने बोला था मीज़ोकर्टिक, लेप्टोकर्टिक और प्लेटिकर्टिक, ठीक है। मीज़ोकर्टिक तब होती है जब आप लोगों का नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जो है पीकनेस पे होता है। यहाँ से ये देखें, हाँ जी यही है, एनी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर विच B2 इज़ ग्रेटर दैन 3, मतलब अगर तो आपकी B2 की वैल्यू जो है 3 आती है तो वो मीज़ोकर्टिक है, अगर 3 से ज़्यादा आती है तो वो लेप्टोकर्टिक है, और अगर B2 की वैल्यू कम आती है 3 से, मतलब यहाँ पे 3 ना आता, 2.5 आ जाता या कुछ भी आ जाता, 2 आ जाता, 1 आ जाता, -1 आ जाता, 3 से कम है तो वो प्लेटिकर्टिक है। ये आप लोगों को क्विज़ेस में भी आते होते हैं और वैसे भी पूछ सकते हैं कि आप लोग जो हैं डिस्टिंग्विश करके बताएंगे मीज़ोकर्टिक में क्या है या लेप्टिकर्टिक या प्लेटिकर्टिक में क्या है। तो मीज़ोकर्टिक M है वो आपका इक्वल टू 3 है, ग्रेटर देन होगा तो वो लेप्टिकर्टिक L बन जाएगा और लेस होगा तो
फ्लैटी बन जाएगा। अब इसको एक और तरीके से याद करते हैं। देखें लेस जो है उसके साथ एल वाला तो लफ्ज़ नहीं आ रहा, तो एल के साथ पी आ रहा है, ठीक है। ग्रेटर देन है उसके साथ एल आ रहा है, और मीज़ो एम जो है वो इक्वल टू के साथ आएगा। 8th प्रॉपर्टी करते हैं और 9th करके आपका लेक्चर ख़त्म करते हैं। जो अगला पोर्शन है वो नेक्स्ट लेक्चर में करूँगी, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और समझाने की कोशिश करेंगे। नो मैटर व्हाट द वैल्यू ऑफ म्यू एंड सिग्मा आर, एरिया अंडर द नॉर्मल कर्व रिमेन्स इन सर्टन फिक्स पोर्शन विद आ स्पेसिफाइड नंबर ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन ऑन अदर साइड ऑफ म्यू। ये चीज़ें आपने इसको रट्टा लगाना है, सिर्फ वही है कि आपका म्यू जो है वो दरमियान में होता है ना, यहाँ पे म्यू यहाँ पे है, तो आज पेंसिल ही नहीं आ रही, ये म्यू है, ठीक है। अब म्यू -1 नेगेटिव साइड इस साइड पे है ना, लेफ़्ट साइड पे, तो म्यू माइनस सिग्मा करेंगे और म्यू प्लस सिग्मा आपका राइट साइड पे हो जाएगा। तो आपको वो ये बताना चाह रहे हैं कि आपका ये वाला पोर्शन मतलब म्यू माइनस सिग्मा से लेके म्यू प्लस सिग्मा तक का जो पोर्शन है वो कितना % एरिया कवर करता है आप लोगों का, 68.26%। और अगर परसेंट में नहीं बताना तो पॉइंट्स में बताना तो 0.6826, ठीक है। इसी तरह अगर म्यू -2 सिग्मा से लेके म्यू +2 सिग्मा तक जाएं तो आपकी वैल्यूज़ क्या हो जाएंगी, उसका शेडेड एरिया कितना हो जाएगा, 95.44%, ठीक है। और इसी तरह अगर म्यू -3 सिग्मा और म्यू +3 सिग्मा की बात करें, उसका एरिया जो है वो कितना कवर होगा, 99.73%, या आप पॉइंट्स में करोगे तो 0.9973, और विच इज़ इक्वल्स टू आपका राउंड ऑफ करके 100% बनेगा, क्योंकि 7 जो है 5 से ग्रेटर और उसमें पिछले वाले में 1 प्लस हो जाएगा, तो 100 मतलब म्यू +-3 सिग्मा में आपका 100% एरिया कवर होता है ऑलमोस्ट, ठीक है। और ये आपकी डायग्राम उन्होंने ये देख लें, म्यू माइनस सिग्मा से म्यू प्लस सिग्मा तक इतना एरिया कवर है, म्यू -2 सिग्मा म्यू +2 सिग्मा तक इतना कवर है, और यहाँ पे उन्होंने लिखा नहीं है, यहाँ पे वो लिख देते कि 100% है या 99.73% था, ठीक है। ये चीज़ आप लोगों ने याद रखनी है। अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिएगा। ये आप लोगों ने ये वाला लेक्चर जो है जितना भी है इसको ऐसे रट्टा लगाना है कि आपने इस चीज़ को भूलना नहीं है। ये क्विज़ में भी आएंगे या आप लोगों को शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकता है, इस चीज़ को भूलना नहीं है। अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिएगा।